Good morning, students. This is SST subject video. Students, as you know that we are reading Chapter 6 Geography Manufacturing Industry यानी कि विनिर्माण उद्योग। और हम पढ़ चुके थे कि विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। सो टुडे वी आर डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी, यानी कि देश में राष्ट्रीय व्यवस्था में इन उद्योगों का क्या योगदान है। जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो उन्हीं का योगदान हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कैसा है वो हम रीड करेंगे। Over the last two decades, the share of manufacturing sector has stagnated at 70% of GDP, out of total of 27% for the industry, which include 10% for the mining carrying electricity and gas. अगर हम 2 decades की बात करें, decades क्या होता है? जब एक 10 ईयर को हम 1 decades बोलते हैं और 2 decades यानी कि 20 ईयर। तो 20 सालों की अगर बात करें तो हमारे देश की जो GDP है वो कितनी बड़ी है? 70%, और आउट ऑफ टोटल ऑफ 27 में से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में से है, जिसमें से 10% कहाँ से आती है? माइनिंग से, क्वेरिंग से, इलेक्ट्रिसिटी से एंड गैस से। यानी कि जो हम खुदाई करते हैं, खनन हम करते हैं, गैस वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे 10% है। तो दिस इज़ मच लोअर इन कंपैरिजन टू सम ईस्ट एशियन इकोनॉमिक्स। और ये जो अगर हम पूरे एशिया इकोनॉमिक्स की कंपैरिजन करें तो ये काफ़ी कम है। तो वेयर इट इज़ 25 to 35%, तो 25 से 35% कहाँ है? तो जो ग्रोथ रेट है मैन्युफैक्चरिंग के, जो विनिर्माण के विकास दर है, वो लास्ट डिकेड से 7% बढ़ी है। और डिज़ायर ग्रोथ रेट और हमारी ग्रोथ रेट की इच्छा कितनी है कि हम कितना अपना आर्थिक विकास बढ़ाना चाहते हैं, वो चाहते हैं 12%। तो सिंस 2003 से जो मैन्युफैक्चरिंग है वो दोबारा से ग्रोथ रेट बढ़ी है, वो बढ़ी है 9 से 10% पर एनम, यानी कि हर साल 9 से 10% जो हमारी ग्रोथ रेट है, विकास दर है, वो बढ़ रही है। विद द अप्रोप्राइट पॉलिसी इंटरवेंशंस बाय द गवर्नमेंट हैड रिन्यूड एफर्ट बाय द इंडस्ट्री टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। तो इस तरह से जो इंटरवेंशन है, जो गवर्नमेंट है, रिन्यूड एफर्ट्स हैं, हमारी जो इंडस्ट्री है वो क्या कर रही है? प्रोडक्शन को बढ़ा रही है। इकोनॉमिक्स प्रेडिक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग कैन अचीव इट्स टारगेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड। और पॉसिबिलिटी है कि अगले कुछ सालों में शायद हमारी जो ग्रोथ रेट है, जो विकास दर का हमारा लक्ष्य है, वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल यानी कि NMCC क्या होता है? ये होती है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, यानी कि राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा काउंसिल होती है। ये इसको सेट किया गया है, और इसको सेट करने का हमारा मेन एम क्या है? अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना। ऑब्जेक्टिव मीन्स जो हमने लक्ष्य रखे हैं, GDP को बढ़ाने के जो लक्ष्य हमने रखे हैं उनको बढ़ाना क्या है? NMCC का ऑब्जेक्टिव है। तो इस तरह से देश की जो औद्योगिक विकास है उसमें क्या होगा? हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, और धीरे धीरे वो क्या हो रहा है? इम्प्रूव होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल लोकेशन। इंडस्ट्रियल लोकेशन मीन्स औद्योगिक अवस्थिति, यानी कि जो उद्योग है, अगर हम कोई भी उद्योग लगाने की सोचते हैं तो ये नहीं कि सिर्फ हमारे सोचने से ही वो कोई भी उद्योग है, इंडस्ट्री सेट हो जाएगी, क्योंकि एक इंडस्ट्री को सेट करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होगी। जैसे कि इंडस्ट्री लोकेशन आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर, दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर, मार्केट। अगर हमें क्या है, इंडस्ट्रीज हम लगाना चाहते हैं तो हमें रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर, मार्केट एंड एट्सेट्रा, यानी इन सभी चीज़ों की नीड होगी। कोई भी इंडस्ट्री लगाते हैं तो रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल हमारे पास होना चाहिए, लेबर होनी चाहिए, कैपिटल यानी कि पूंजी पैसा हमारे पास हो, पावर हो, बिजली हो, वाटर हो, और पास में मार्केट भी होनी ज़रूरी है। इट इज़ रियरली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दिस फैक्टर अवेलेबल एट वन प्लेस। और ये इट इज़ रियरली पॉसिबल, ये पॉसिबल है कि जो फाइंड ऑल दिस फैक्टर अवेलेबल एट वन place. Consequently, manufacturing activity tends to locate at the most appropriate place where all the factor of industrial location and either available or can be arranged at a lower
कास्ट। इसके अलावा जो इनके कॉन्सिक्वेंटली होता है परिणाम, जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है वो हम लोकेट करते हैं तो उसके लिए हमें अप्रोप्राइट यानी प्रॉपर प्लेस होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्लेस कैसा होना चाहिए, जिसके पास सारे के सारे फैक्टर अवेलेबल हों और वो भी लोअर कॉस्ट पे। यानी कि हमें पैसा चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो नज़दीक में और साथ में सस्ते दामों में, तो ही हम कोई इंडस्ट्री सेट कर सकते हैं। आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट अर्बनाइजेशन फॉलो। और जब इंडस्ट्री या एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो अर्बनाइजेशन होना शुरू हो जाता है। यानी कि एक बिल्कुल ही सिंपल सी नेचुरल बात है कि जहाँ पे भी अगर आप उद्योग लगाओगे वहाँ पे शहरीकरण अपने आप ही हो जाता है। रीज़न क्या है, क्योंकि जब हम इंडस्ट्री लगाते हैं तो हमें इंडस्ट्री लगाने के लिए सिटीज़ की नीड होती है पास में। इंडस्ट्री और अर्बनाइजेशन तो साथ साथ में ही चलते हैं, क्योंकि कोई भी मार्केट जब लगाते हैं उसके लिए बैंकिंग चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, लेबर चाहिए, कंसल्ट चाहिए, फाइनेंशियल एडवाइज़र चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलेगी, ये मिलेंगी हमें पास के शहरों से। चाहे हमें इंश्योरेंस लेनी है, ये सब कुछ हमें उद्योगों के लिए चाहिए होगा और वो हम शहरों से ले सकते हैं। तो इस तरह से अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन दोनों ही साथ साथ चलते हैं, शहरीकरण औद्योगिकरण दोनों ही साथ साथ चलेंगे। तो मैंने इंडस्ट्री, बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं tend to come together to make use of advantage of offered by the urban center known as agglomeration economics। बहुत सारी जो इंडस्ट्री है वो क्या होता है, तो एग्लोमेरेशन इकोनॉमिक्स होता है। ये क्या होता है एग्लोमेरेशन इकोनॉमिक्स, ये होता है सामूहिक विकास जो एडवांटेज प्राप्त करने के लिए ऑफर किया जाता है। ग्रेजुअली आ लार्ज इंडस्ट्रियल एग्लोमेरेशन टेक्स प्लेस। धीरे धीरे क्या हो रहा है, बहुत सारी जो इंडस्ट्री है वो एग्लोमेरेशन का स्थान ले रही हैं। यानी एग्लोमेरेशन मीन्स जब हम क्या करते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ मिलके, यानी सामूहिक कोई इंडस्ट्री जब स्टार्ट करता है तो वो एग्लोमेरेंस होता है। तो इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वर लोकेटेड इन प्लेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ओवरसीज स्टेट्स सच एज मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एट्सेट्रा। तो अगर हम आज़ादी से पहले की बात करें तो हम देखेंगे कि जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी वो बहुत ही कम ऐसी जगह थी जहाँ पे होती थी, जैसे कि मुंबई में, कोलकाता, चेन्नई, यहाँ पे मेन ये क्या थे, हमारे इंडस्ट्री हब थे। लेकिन कॉन्सिक्वेंटली देयर एमर्ज, लेकिन अब जो हम देख रहे हैं पॉकेट्स ऑफ इंडस्ट्री डेवलप्ड अर्बन सेंटर सराउंडेड बाय अ ह्यूज एग्रीकल्चर रूरल हिंटरलैंड। लेकिन हम धीरे धीरे क्या देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो एग्रीकल्चर है वो डेवलपमेंट होता जा रहा है। रूरल हिंटरलैंड यानी कि जो गाँव का एरिया होता है वो भी क्या है, डेवलप्ड होता जा रहा है। वहाँ पे भी अब जो इंडस्ट्रीज़ है वो लगनी शुरू हो गई हैं। तो एक मार्केट का लीकेज इस डायग्राम से बताया गया है कि एक मार्केट जो है वो कैसे लिंकेज होती है। इनपुट, यानी कि अगर हम मार्केट में इनपुट डालते हैं, इनपुट क्या होता है, रॉ मटेरियल है, कंपोनेंट्स, पार्ट्स है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेनर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारे के सारे हमारे इनपुट होते हैं। इनपुट होते हैं जो हम किसी भी कंपनी को लगाने में उसमें यूज़ करते हैं। तो कच्चा माल हो गया और कंपोनेंट्स पार्ट हो गए, प्रोडक्शन हो गया, लेबर है, इन सभी चीज़ों की हमें नीड होती है। साथ में हमें क्या चाहिए होता है, ट्रांसपोर्ट के बाद फैक्ट्री, फिर आउटपुट निकलेगा, फिर हमें ट्रांसपोर्ट की नीड होगी और फिर किसकी नीड होगी, मार्केट की। यानी कि कोई भी कंपनी हमने सेट की है, पहले तो हमने क्या किया, मनी को यूज़ करके हमने क्या किया, कंपनी के अंदर कच्चा माल लिया, कंपनी सेट की, फैक्टर लगाए, लैंड ली, लेबर लिया, कैपिटल ली, सारी चीज़ों पे पैसा लगाया। और कैसे लगाया, ट्रांसपोर्ट से, क्योंकि सारी चीज़ें देखो एक जगह तो अवेलेबल होंगी नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट से सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह पे मंगवाते हैं। फिर ये सारी चीज़ें हम कहाँ लेके आए, फैक्ट्री में हमने प्रोडक्शन किया और उससे क्या आउटपुट निकला, उससे प्रोडक्ट हमारे पास आ गया। अब प्रोडक्ट जो बन के रेडी हो गया उसको हमने कहाँ बेचना है, मार्केट में। तो ट्रांसपोर्ट यूज़ किया और मार्केट में लेके चले गए, और मार्केट से हमें क्या मिला, मार्केट से हमें मनी मिली, और मनी जब मिली फिर हमने उसको किस में लगाया, फिर से इंडस्ट्री में लगाया। तो इस तरह से ये क्या है, एक इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज बन जाता है। इनपुट डालो तो आउटपुट हमें मिलेगा। द की टू डिसीजन ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन इन द लास्ट लिस्ट कॉस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्पेशलाइज्ड लेबर इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो कोई भी जो फैक्ट्री हम लोकेशन जो है कम कॉस्ट पे
डिसीज़न लेते हैं या गवर्नमेंट जो पॉलिसी होती है, स्पेशल लेबर होती है, इन सभी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। इनके बिना हम कोई इंडस्ट्री लगा नहीं सकते। तो यहाँ पे बताया गया कि अगर आपको एक आइडल इंडस्ट्री लगानी है तो कौन से फैक्टर होंगे? कोस्टल ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल साइट, कोस्ट प्रोडक्शन एट साइट, डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री साइट, कोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि क्या ऑब्टेन किया, रॉ मटेरियल कहाँ पे मिला, प्रोडक्शन की साइट कौन सी है, क्या डिसीजन लिए गए और डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहा। तो ये सारी चीज़ें हम देख के ही आगे चलते हैं कोई भी जब इंडस्ट्री हम सेट करते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो यहाँ पे इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन किया गया है कि क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम इंडस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो आप लोग देखते होंगे अपने डेली की लाइफ में ट्रांजिस्टर यानी कि रेडियो है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, बिजली बल्ब है, वेजिटेबल ऑयल है, सीमेंट ग्लास वायर है, पेट्रोल है, मैचेस है, स्कूटर है, ऑटोमोबाइल्स है, मेडिसिन है। ये सारी चीज़ें हम अपने डेली यूज़ में यूज़ करते हैं। लेकिन ये हमें मिलते कहाँ से हैं, ये कहाँ से हमें प्राप्त होती हैं? इसके लिए क्या किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज़। रॉ मटेरियल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो वो कौन से 2 पार्ट है? एक है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यानी कि कृषि पे आधारित उद्योग। अब कृषि पे आधारित उद्योग कौन से हैं? जैसे कॉटन है, कपड़ा उद्योग है, वूलन है, ऊन से रिलेटेड उद्योग है, जूट है, पटसन उद्योग है, सिल्क टेक्सटाइल है, रबड़ और शुगर यानी कि चीनी का उद्योग है, चाय का, कॉफ़ी का, एडिबल ऑयल जो तेल हम खाने के लिए यूज़ करते हैं। ये सारे के सारे उद्योग हम किस पे डिपेंड है? एग्रो बेस्ड यानी कि कृषि पर आधारित हैं। अगला कौन सा है? मिनरल बेस्ड। मिनरल बेस्ड पे आयरन है, स्टील है, सीमेंट है, एल्यूमिनियम है, मशीन है, टूल्स है, पेट्रोकेमिकल्स है। ये सारे के सारे किस पे डिपेंड है? मिनरल यानी खनिज पे आधारित उद्योग इनको हम बोलते हैं। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, और मेन रोल के अकॉर्डिंग इसको कैसे डिवाइड किया गया है? बेसिक और की इंडस्ट्री और कंज्यूमर इंडस्ट्री। तो बेसिक और की इंडस्ट्री कौन सी है? जो सप्लाई करती है प्रोडक्ट्स को, रॉ मटेरियल को, मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। आयरन एंड स्टील एंड कॉपर स्मेल्टिंग है, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग है। यानी कि जो की इंडस्ट्री होती है जिसमें हमें प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल के रूप में हम यूज़ करते हैं, तो कौन सी आ गई हमारी? आयरन और स्टील, कॉपर स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग है। और जो अगला है कंज्यूमर इंडस्ट्री में, दैट प्रोडक्ट्स गुड्स आर डायरेक्ट यूज फॉर कंज्यूमर। यानी कि इसमें तो हम रॉ मटेरियल को यूज़ करके बनाते हैं, इसमें क्या किया जाता है? डायरेक्ट रूप से कंज्यूमर जो है गुड्स को यूज़ करता है। जैसे शुगर हो गया, टूथपेस्ट हो गई, पेपर हो गई, सीविंग मशीन हो गई, फ़ैन हो गए। तो इनको हम क्या करते हैं? सीधे रूप में यूज़ करते हैं। ये कंज्यूमर इंडस्ट्री यानी कि उपभोक्ता उद्योग इनको बोला जाता है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग इसको कितने भाग में बांटा गया है? इसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कैपिटल इन्वेस्ट में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है जिसको डिफाइन किया जाता है कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड होती है टू एडजस्ट फॉर ए यूनिट। दिस लिमिट हैज़ चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एट प्रेजेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज़ ₹1 करोड़। तो मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट होती है वो क्या है? 1 करोड़ की होती है इसमें, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है। और एक होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री जिसमें क्या होता है? 1 करोड़ से ज़्यादा रुपीज़ यूज़ किए जाते हैं। आगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप यानी ओनरशिप के अकॉर्डिंग इनको बांटा गया है। तो ओनरशिप के अकॉर्डिंग पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है और जॉइंट सेक्टर है। तो पब्लिक सेक्टर ओन एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसी यानी कि जो गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किए गए, जैसे भेल है, सेल है। और प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री यानी कि जो प्राइवेट मीन्स इंडिविजुअल लोगों ने या किसी कंपनी ने किसको स्टार्ट किया हुआ, जैसे टिस्को है, बजाज ऑटो है, डाबर इंडस्ट्री है। तो यहाँ पे 1 मार्क्स क्वेश्चन बहुत सारे बन रहे हैं। बेसिक इंडस्ट्री क्या है, कंज्यूमर इंडस्ट्री क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या है, पब्लिक सेक्टर क्या है, प्राइवेट सेक्टर क्या है, ये सभी के सभी क्या है हमारे स्मॉल स्केल क्वेश्चंस में बनेंगे यानी इंटरनल क्वेश्चन। आगे जॉइंट सेक्टर है। जॉइंट सेक्टर में क्या होता है? दोनों ही सेक्टर मिलके काम करते हैं, यानी इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही मिलके क्या करते हैं? काम करते हैं। बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ऑयल इंडिया लिमिटेड है, इस जॉइंटली है, ये दोनों मिलके काम करते हैं। इसमें पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर दोनों आते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोडक्ट्स और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। इसके अलावा जो कोऑपरेटिव सेक्टर है हमारा, उसमें ऑपरेट किया जाता है प्रोडक्ट्स और सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर और बोथ। द पूल इन द रिसोर्सेज एंड शेयर द प्रॉफिट और लूजेज प्रोपोर्शनेटली, सच एज द शुगर इंडस्ट्री एज महाराष्ट्र, द कोयल इंडस्ट्री इन केरला। तो ऐसी बहुत सारी है जो कोऑपरेटिव सेक्टर यानी सामुदायिक सेक्टर हम इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है? लोग अपने आप कुछ 8-10 लोग या 15-20 लोग मिलके क्या करते हैं? काम करते हैं और प्रॉफिट गेन
करते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, शुगर इंडस्ट्री है महाराष्ट्र में और कोयल इंडस्ट्री है केरला के अंदर। तो इस तरह से इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड। तो बेस्ड ऑन बल्क यानी बल्क होता है वेट के आधार पे, भार के आधार पे, बोझ के आधार पे मटेरियल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, आयरन इंडस्ट्री एंड हैवी इंडस्ट्री एंड लाइट इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री कौन सी होती है जिसमें हम हैवी जैसे आयरन है, स्टील है, इनको यूज़ किया जाता है। लाइट इंडस्ट्री में जैसे रॉ मटेरियल जिसमें लाइट यूज़ किया जाता है, हल्का होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ है। तो इनको इस तरीके से डिवाइड किया गया है। आगे एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू 2 ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ बल्क वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। आपने क्या करना है, नीचे ये कुछ दिए गए हैं, इनको आपने डिवाइड करना है कि इसमें बल्क इंडस्ट्री कौन सी है, यानी भारी उद्योग कौन से हैं, और लाइट उद्योग कौन से हैं इनमें, यानी कि हल्के उद्योग कौन से हैं। ये भारी उद्योग और हल्के उद्योग हैं दोनों। तो आपने हैवी और लाइट इंडस्ट्री को अलग अलग करना है, कौन कौन से होते हैं। तो ऑयल क्या आएगा, ऑयल हम किससे निकालते हैं, निटिंग नीडल्स किसमें आएगी, ब्रास वेयर किस में आएंगे, फ्यूज़ वायर किस में आएगी, वो चीज़ किस में आएगी, शेविंग मशीन किस में। तो इस सभी बच्चों ने अपने आप इसको करना है और बताना है कि कौन सी भारी इंडस्ट्री आता है और कौन सा लाइट इंडस्ट्री में आता है। तो सभी बच्चे यहाँ तक टॉपिक आज रीड करेंगे केयरफुली। हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, आप लोग बेटा जब टॉपिक रीड करोगे तो आपको ये अपने आप ही बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सभी बच्चे इसके इंटरनल क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करेंगे और लर्न करेंगे इस टॉपिक को स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक। ओके, थैंक यू एंड हैव नाइस डे।